दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की थ्योरी की क्लास है। दोस्तों सीटेड बाल विकास में जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगास्की के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके सभी इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे सीटेट एग्ज़ाम में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे जो चैप्टर दिए गए हैं उन सब से ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहले जीन पियाजे दिया गया है, उसके बाद कोहलबर्ग, उसके बाद वाइगास्की। तो बारी बारी से इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले जीन पियाजे, फिर कोहलबर्ग, फिर वाइगास्की के सिद्धांतों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला दिया गया है जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में हम दोस्तों, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को प्रतिपादन किए थे और जो ये बालकों की जो अवस्थाएं होती है वो 4 अवस्थाओं में इसको विभाजित किए थे। तो इनमें पहली अवस्था जो थी उसको बोला जाता है इंद्रिय गामक अवस्था। जीन पियाजे जो पहली अवस्था दिए थे वो इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेद पेशीय अवस्था इसको कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था दिए थी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिए थे। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था जो दिए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। उसके बाद चौथी जो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। आइए हम लोग इन्हीं सभी अवस्थाओं के बारे में और जो एग्जाम में फैक्ट जो आते हैं क्वेश्चन उन्हीं में बातें करते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभाजित किए थे या विभाजित किए हैं। उसके बाद पहली अवस्था जो होती है इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था को संवेद पेशीय अवस्था भी बोला जाता है। ये क्या कब से कब मानी जाती है? ये 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है, यानी जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो जीन पियाजे महोदय जी के अनुसार वो कौन सी अवस्था होती है? वो इंद्रिय गामक अवस्था होती है। तो इस अवस्था में दोस्तों, इस अवस्था में जन्म से जो 2 वर्ष तक मानी जाती है, इसका अन्य नाम जो है इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेद पेशीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के समय यानी जन्म के समय से जो जैसे बच्चा बालक पैदा होता है 0 से लेकर वो 30 दिन तक, यानी ये इस अवस्था में बोला गया है 0 से 30 दिन तक बच्चे केवल क्या करते हैं? प्रतिवर्त क्रियाएं करते रहते हैं। प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, जैसे चूसना हो गया, चूसना या उंगली इधर उधर करना, बस ये इसके अलावा और वो कुछ काम नहीं करता है। फिर 1 से 4 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो वो प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे मान लीजिए लेटा रहता है, फिर इधर उधर हाथ पैर झटकता रहता है, बस हो गया। फिर 4 से 8 माह तक बच्चा जो होता है इसी अवस्था में है, ये यानी 2 वर्ष तक है ना, तो सारा चीज़ इसमें करेंगे। 4 से 8 माह के बीच में बच्चा वस्तुओं को उलटने पलटने लगता है। आप देखे होगे बच्चा लेटा रहता है, अगर उसको कुछ खिलौना दे दिया जाता है तो उसको उलटने पलटने लगता है और उन क्रियाओं को दोहराता है बार बार। उन्हें वो क्रिया जो होता है उसकी वो क्रिया उसको बार बार अच्छी लगती है। फिर 12 से 18 माह तक बच्चा क्या करने लगता है? वो प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने लगता है तथा वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता है या तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये 18 वर्ष तक हो गया। फिर उसके बाद 18 से 24 वर्ष तक जो होता है बालक को वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। क्या? वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व का क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण कितनी अवस्था में? 12 से 24 अवस्था में आ जाता है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण की अवस्था कब आ जाती है? 12 से 24 जो महीना होता है उसी में आ जाती है। तो ये 24 महीना जो होता है वो 2 वर्ष पूरा हो जाता है। अब इसमें एग्जाम में, अब ये तो थ्योरी की बात हुई, लेकिन एग्जाम में जैसे आपको कुछ थ्योरी नहीं मालूम है, आपको एग्जाम में आंसर केवल लगाना है, तो पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है, इसको संवेद पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। उसके बाद संवेदना, बच्चा जो है संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, अनुकरण करता है और इस अवस्था को खिलौने तोड़ने की अवस्था भी बोला जाता है। ये चारों केवल आप फैक्ट रट लिए तो मान लीजिए इसमें का आपका आंसर सही हो जाएगा। ये पहला जीन पियाजे जो पहला सिद्धांत दिए थे ये यही दिए थे। इंद्र गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें बच्चा संवेदनाओं के द्वारा सीखता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, अनुकरण करता है और खिलौने तोड़ने की आयु इसको भी बोला जाता है। तो ये कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ये जीन पियाजे के जो ये 4 सिद्धांत दिए थे इसमें पहला सिद्धांत ये था। अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं। दूसरे सिद्धांत को क्या नाम दिया गया था? पूर्व क्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है और जीववाद, सूचकता, विभेदीकरण
का गुण इस अवस्था में पाया जाता है। अगर कहीं जीववाद, सूचकता, विभेदीकरण यदि आपको दिख जाए या वस्तु अस्थायित्व का गुण दिख जाए तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। और ये जीन पियाजे इसको दिए थे। तो दूसरा क्या कह रहा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। इसमें जो विशेषताएं होती हैं दोस्तों, इसमें संकेत तथा ठोस वस्तु से बालक संबंध रखता है। बच्चा यह सोचता है कि दुनिया अधिकतर चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। जैसे मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु है, यदि फैन है, अगर वो फैन ऊपर देखता है, घूमता रहता है, तो उसको वो सजीव मान लेता है। ये जानता है कि इसमें जीवन पाया जाता है। तो इस अवस्था की यही सब विशेषताएं होती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, बच्चा आत्म केंद्रित होता है, जीववाद, सूचकता और विभेदीकरण का गुण इसमें पाया जाता है। तो दूसरी अवस्था हो गई। फिर तीसरी अवस्था जो पियाजे जी की थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक मानी जाती है? ये 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। अब इसमें एग्जाम में सीटेट या यूपीटेट में दे देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है। तो इसको आपको लगाना है 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। और इसका मेन गुण क्या होता है? इसका मेन गुण क्या होता है? इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्या? इसको जो है तीसरी अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। और इसमें बच्चा मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन और पलटावी गुण, गणितीय संक्रियाएं, छोटे छोटे गुणा भाग करने लगता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए 6 वर्ष के बाद से बच्चा जो होता है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, और ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। तो 6 1 में या 2 में रहेगा, तो वो छोटे छोटे सवाल जैसे 2 + 2 या 4 - 2, ये ऐसे जो संक्रियाएं होती हैं उसको करना स्टार्ट कर देता है, और ये मूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। फिर ये गणितीय संक्रियाएं भी करने लगता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है तार्किक चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन करने लगता है, उसका पलटावी गुण आ जाता है और गणितीय संक्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कौन सी अवस्था? ये तीसरी अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? पलटावी गुण पाया जाता है। इसको ध्यान रखिए कि ये एग्जाम में आता है। तो इस अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? इस अवस्था में पलटावी गुण पाया जाता है। अब उसके बाद पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? इसका अन्य नाम है अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक की अवस्था, इसको इसके नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है? तो देखते हैं इसमें बच्चा क्या करता है। तो इसमें अमूर्त चिंतन इस अवस्था की मुख्य विशेषता होती है। उसमें देखिए मूर्त चिंतन होता है, तीसरे वाले में मूर्त चिंतन था, इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है, कल्पना स्वयं करने लगता है, संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, कार्य या विकास की अवस्था भी इसको बोला जाता है। तो ये चौथी अवस्था कौन सी अवस्था है? ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। बस यही चारों जो सीटेट एग्जाम में जो पियाजे से पूछा जाता है, यही चारों हैं। इन्हीं चारों से घुमा घुमा के पूछा जाता है। इंद्रिय कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको औपचारिक अवस्था भी बोला जाता है। केवल इतना आप रट लीजिए। इसी में से आप जब पेडागॉजी सॉल्व करेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि कौन कौन सा कैसे इसको आंसर करते हैं। बस उसके बाद अगला दिया गया है वाइगॉत्स्की। अब उसके बाद दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग के अनुसार जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। यानी कोहलबर्ग महोदय ये कहते कि जन्म से 3 वर्ष तक जो होता है, यानी 0 से 3 वर्ष तक बालक जो होता है उसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, यानी नैतिकता उसमें नहीं पाई जाती। वो ये नहीं समझता क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ उचित है, क्या चीज़ नहीं उचित है। वो 0 से 3 वर्ष तक उसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, यानी अनुपस्थिति मतलब उसमें अनैतिकता नहीं पाया जाता है। तो किसके अनुसार नैतिकता की अनुपस्थिति होती है? जन्म से 3 वर्ष तक। कोहलबर्ग के अनुसार जन्म से 3 वर्ष तक जो है नैतिकता की अनुपस्थिति पाई जाती है, क्योंकि इस स्तर में उसे यह समझ नहीं होती। यानी जब बालक छोटा बालक है उसमें नैतिकता का कोई समझ नहीं है, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, उसमें ये समझ नहीं पाई जाती। इसीलिए उसको ये कहा गया है कि इसमें जो 0 से 3 वर्ष तक बालक होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो होता है नैतिकता की अनुपस्थिति पाई जाती है। और
कोहलबर्ग नैतिक विकास को 3 भागों में बांटे थे। कोहलबर्ग महोदय जो है नैतिक विकास को कितने भागों में बांटे थे? तो कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास को 3 भागों में बांटे थे। तो इन्हीं तीनों भागों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इन्हीं तीनों से जो एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो जो पहला तो जो जिस भाग पहला बांटे थे पूर्व परंपरागत, दूसरा परापरंपरागत और तीसरी अवस्था जो थी वो परापरंपरागत अवस्था में थी। तो पहली अवस्था जो थी वो कब से कब तक मानी जाती है? पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है 3-4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक मानी जाती है। इसको पूर्व परंपरागत अवस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। यानी बच्चा जो होता है दूसरे के मानक, जैसे घर के अभिभावकों के मानक द्वारा जो कहेंगे वो बोलेगा, उसी प्रकार से वो निर्धारित करता है। दंड एवं आज्ञाकारिता इस अवस्था में बच्चा या तो दंड से बचने के लिए या तो बड़ों की आज्ञा मानने के लिए अच्छा कार्य करता है। इस अवस्था में यानी पूर्व परंपरागत अवस्था में यानी 4 से लेकर जो 10 अवस्था है या 3-4 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बालक जो होता है या तो डर के द्वारा पढ़ेगा या डर के द्वारा अच्छा कार्य करेगा या फिर ये सोचेगा कि ये काम कर लें ताकि हमको कोई पुरस्कार मिले या अच्छा मिले। तो दंड या आज्ञाकारिता के द्वारा ये इस आयु एज में के अंतर्गत बालक अध्ययन करता है या सामाजिक क्रियाएं करता है। पुनर्बलन, यदि पुनर्बलन के द्वारा भी इस अवस्था में बहुत अच्छे तरीके से सीखता है या तो सोचता है कि अगर घर में डांट पड़ेगी ये चीज़ करेंगे तो ये वो करेंगे तो पुनर्बलन के द्वारा भी अच्छे से सीखता है। पुरस्कार के द्वारा भी इस अवस्था में बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखता है या तो फिर बड़ों के दबाव से, जब बड़े लोग होते डांटते हैं या वो कुछ करते हैं तो उसके दबाव से भी वो अच्छा कार्य करने को वो मजबूर होता है तो वो अच्छा कार्य करता है या करने का प्रयास करता है। तो पहली अवस्था जिसको कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, ये अवस्था जो होती है 3 से 4 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों यानी अभिभावकों से निर्धारित होती है। दंड एवं आज्ञाकारिता इस अवस्था में बच्चा या तो दंड के से बचने के लिए सीखता है या फिर बड़ों के दबाव से या बड़ों की आज्ञा मानने के लिए ये सब सामाजिक क्रियाएं करता है या सीखता है। इस अवस्था में बच्चे को पुरस्कार पाने की प्रबल इच्छा होती है। क्या? इस अवस्था में जो है बच्चे को पुरस्कार प्राप्त करने की बहुत प्रबल इच्छा होती है यानी पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये 3 से 10 वर्ष तक जो मानी जाती है पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, जो कोहलबर्ग के अनुसार पहली अवस्था मानी जाती है बालक की। तो इसमें ये रहा। उसके बाद दूसरी अवस्था में परंपरागत अवस्था जो होती है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक मानी जाती है। परंपरागत अवस्था 10 वर्ष से 13 अवस्था तक मानी जाती है। इस अवस्था में जो होता है, इस अवस्था में बच्चे अपने समाज में प्रचलित नैतिक मानकों और स्वीकार कर उन्हीं को यानी समाज में जो प्रचलित मानक है, नैतिकता है, उसको स्वीकार करके उन्हीं का अनुपालन करता है। बच्चा उत्तम लड़का या उत्तम लड़की नामक अनुमोदन पाने की प्रयास करता है। यानी वो जैसे क्लास में है या घर में है तो अगर उसको कह दिया जाए कि ये बहुत उत्तम लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो ये ऐसे अगर उसको बोल दिया जाएगा तो बहुत अच्छा तरीके से वो अगला काम स्टार्ट कर देता है। ये बच्ची भी है तो उत्तम बच्ची अगर उसको कह दिया जाएगा तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपना घर का काम या भी पढ़ाई लिखाई का काम बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करने लगती है। इस अवस्था में बच्चे यह समझते हैं कि समाज की उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियम जो है मानने चाहिए। इस अवस्था में यानी परंपरागत अवस्था में 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बालक जो ये सोचते हैं कि जो समाज द्वारा बनाए गए नियम हैं, उस नियमों को सभी को पालन करना चाहिए, उस नियमों के विरुद्ध किसी को नहीं जाना चाहिए। तो ये किस अवस्था में? ये परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष की अवस्था में कोहलबर्ग महोदय अपने में ये निर्धारित किए थे। समाज में अब इसमें देखते हैं फैक्ट जो छोटे छोटे जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। समाज के अनुरूप उत्तम लड़का या उत्तम लड़की बच्चा बनने का प्रयास करता है। किस अवस्था में? 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था का नाम क्या है? परंपरागत अवस्था। यानी परंपरागत अवस्था में उत्तम लड़का और उत्तम लड़की बनने की बालक चेष्टा रखता है। तो यही डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछता है, उत्तम लड़का उत्तम लड़की बनने की चेष्टा बालक किस अवस्था में रखता है? तो 10 से 13 वर्ष परंपरागत अवस्था में रखता है। परंपराएं, सामाजिक नियम यानी परंपराएं और सामाजिक नियम, पूजा पाठ इसी अवस्था में बालक स्टार्ट कर देता है और पूजा पाठ करने का भी प्रयास करता है। तो ये रहा हमारा फैक्ट इसमें का। उसके बाद कोहलबर्ग जो तीसरी अवस्था दिए थे
परंपरागत अवस्था जो 13 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए ये लागू होती है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, ये 13 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए लागू होती है। इसमें क्या कहा गया है, समाज कल्याण संवैधानिक नियम व्यापक विचार निर्णय लेने की परिपक्वता परंपराओं से ऊपर उठ के बालक विचार करने लगता है। यानी इसमें हम जैसे लैंग्वेज में बताएं तो लैंग्वेज में जो तीसरी अवस्था है, इसमें जो बालक होता है, जो 13 वर्ष से ऊपर के जो बालक हो जाते हैं वो क्या करते हैं, इस अवस्था में बालक समाज में प्रचलित नियमों से ऊपर उठकर, यानी जो समाज में प्रचलित नियम हैं उनसे ऊपर उठकर वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं और सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता इसमें पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चे केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि सभी के हित के बारे में सोचने लगते हैं। क्या, इस अवस्था में बालक सभी के हित के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद समाज कल्याण की भावना इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, परंपरागत अवस्था में समाज कल्याण की अवस्था जो है, समाज कल्याण की भावना बहुत तीव्र गति से बालकों के अंदर रहती है। वो समाज कल्याण के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तो इस अवस्था में क्या क्या पाया जाता है, इस अवस्था में समाज कल्याण संवैधानिक नियम व्यापक विचार निर्णय लेने की परिपक्वता परंपराओं से ऊपर उठ के वो निर्णय लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये किस अवस्था में होती है, ये परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था में होती है। तो कोहलबर्ग महोदय यही तीनों, मान लीजिए 3 ही नियम दिए थे, इसी से कम सीटेट एग्जाम में 3-4 प्रश्न बनते हैं। तो केवल आप ये रट लीजिए, कोहलबर्ग इन्होंने नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और परंपरागत। पूर्व परंपरागत 3-4 से 10 वर्ष तक मानी जाती है, ये परंपरागत 10 से 13 वर्ष तक मानी जाती है, और परंपरागत जो होता है वो 13 वर्ष से ऊपर के बाल को माना जाता है। पहली अवस्था में बच्चा दंड, आज्ञा, पुनर्बलन, पुरस्कार, बड़ों के दबाव से सीखता है। दूसरी अवस्था में समाज के अनुरूप उत्तम लड़का उत्तम लड़की परंपराएं सामाजिक नियम के हिसाब से सीखता है। उसके बाद समाज कल्याण तीसरी अवस्था में जो परंपरागत अवस्था, इस अवस्था में संवैधानिक नियम व्यापक विचार निर्णय लेने की परिपक्वता जब बालक में आ जाती है तो वो परंपराओं से ऊपर उठ के वो विचार करना स्टार्ट कर देता है। तो ये रहा हमारा कोहलबर्ग, इससे हमेशा 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद वाइगास्की से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो वाइगास्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइगास्की, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का नियम वाइगास्की ने दिया। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में समाज से संबंधित दिख जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक जो नियम दिए थे, विकास का नियम दिए थे, वो वाइगास्की महोदय दिए थे। और अगर वाइगास्की में ऑप्शन है तो आपको 100% उसी ऑप्शन को लगा देना है। तो इसमें से वाइगास्की के सिद्धांत को, बालक का कोई भी विकास समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता। आप स्वयं देखते होंगे, कोई भी बालक का कोई भी विकास है समाज के बाहर नहीं हो सकता। समाज में ही बालक जो देखता है सीखता है, उसी का अनुकरण करके बालक सीखता है। तो वाइगास्की के अनुसार क्या वाइगास्की बोले थे, बालक का कोई भी विकास जो है समाज के बिना, समाज के बाहर नहीं हो सकता। वाइगास्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो होता है भिन्न प्रकार के विकास हो सकते हैं। क्या, वाइगास्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार के विकास हो सकते हैं। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से दूर होता है, उसे केवल शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति की इच्छा होती है। तो ये कौन बताए थे, ये वाइगॉत्स्की महोदय बताए थे। अब इसमें आपको जैसे ऑप्शन में टिक करना है, जैसे लैंग्वेज तो हम आपको बता देंगे तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में लगाना है तो अगर वाइगॉत्स्की है तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होगा, सामाजिक सांस्कृतिक नियम होगा। तो अगर समाज से संबंधित कोई भी ऑप्शन दिख जाएगा और वाइगॉत्स्की के बारे में पूछ रहा है तो आप 100% बेहिचक उसी को लगा देंगे। जैसे समाज आ जाए ऑप्शन में, परस्पर अंतःक्रिया ऑप्शन में आ जाए, सामूहिक कार्य आ जाए, या फिर सामाजिक कार्य आ जाए, या फिर सहयोगात्मक अवस्था आ जाए, या फिर सहयोगात्मक अवस्था या समाधान की अवस्था आ जाए, तो ये 100% ये वाइगॉत्स्की सही हो जाता है। तो ये अगर वाइगॉत्स्की पूछ रहा है, वाइगॉत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन से नियम दिए, अगर सामाजिक नियम आ जाए, परस्पर अंतःक्रिया आ जाए, सामूहिक कार्य आ जाए, सामाजिक कार्य आ जाए, सहयोगात्मक अवस्था या सहयोगात्मक समस्या समाधान की अवस्था आ जाए, तो इसमें आप वाइगॉत्स्की को 100% लगा सकते हैं, ये सही हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने में सहयोग करेगा। उसके बाद आनुवंशिकता एवं वातावरण। आनुवंशिकता एवं वातावरण क्या होता है, आनुवंशिकता एवं वातावरण जो होता है
एक साथ चलना चाहिए। क्या? आनुवांशिकता और वातावरण जो है एक साथ चलना चाहिए। इसके अनुसार किसी एक के भी विचलित होने पर बच्चे का विकास प्रभावित हो जाता है। क्या? आनुवांशिकता और वातावरण हमेशा एक साथ चलने चाहिए। किसी एक के भी विचलित हो जाने पर बच्चों का विकास प्रभावित हो जाता है। अब ऑप्शन में आपको दे देगा बच्चे का विकास प्रभावित होता है आनुवांशिकता से, फिर दूसरे में दे देगा वातावरण से, फिर तीसरा दे देगा समाज से, चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो या तो फिर ऑप्शन में आनुवांशिकता और समाज साथ में दिया रहेगा, आनुवांशिकता जहाँ रहेगा वो वातावरण जरूर दिया रहेगा। तो अगर वो आनुवांशिकता के साथ वातावरण दिया है तो वही ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, वही ऑप्शन हमारा 100% राइट होगा। तो आनुवांशिकता एवं वातावरण नाम का जो चैप्टर दिया है इसमें आनुवांशिकता एवं वातावरण एक साथ चलना चाहिए, किसी एक के भी विचलित होने पर बच्चे का विकास प्रभावित हो जाता है। तो यही आनुवांशिकता एवं वातावरण चैप्टर में बताया गया था। अगर कहीं आपको आनुवांशिकता और वातावरण साथ में दिख जाए तो इसी को आप आंसर करेंगे। आनुवांशिकता अलग रहे, वातावरण अलग रहे तो वो आंसर सही नहीं होगा। अगर वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आनुवांशिकता अलग से है, बालक की मूल प्रवृत्तियाँ जो जन्मजात मिलती हैं उसे आनुवांशिकता का, यानी माता पिता या उनके पूर्वजों से जो बालक को जीन के द्वारा कुछ उनको गुण मिलता है, मूल प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, उनको आनुवांशिकता कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। ये वाइगात्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग यही तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इसका अलग से वीडियो बना दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।